मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को भरतपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एमएसजे कॉलेज में मेगा जॉब फेयर का अवलोकन किया और साथ ही साथ मेगा जॉब फेयर में आए युवाओं को ऑफर लेटर भी वितरित किए। इस दौरान मंच पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री रमेश मीणा, मंत्री अशोक चांदना, भजन लाल जाटव समेत देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर सिंह अवाना ने भी संबोधित किया। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं जयपुर में धरना देने वाली शहीद जीतराम की वीरांगना सुंदरी देवी ने सीएम से मुलाकात की। इस दौरान नगर के कॉलेज का नामकरण शहीद के नाम पर करने पर सीएम गहलोत का आभार जताया। सब जगह जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, नौजवानों को उत्साह है, कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। यहाँ भी देखा होगा आपने, जो प्रतिष्ठित कंपनी है वो भी आ रही है। मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से उन कंपनियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो विश्वास कर रही है हमारे यहाँ के युवाओं पर। और आगे भी जो हमने योजना बनाई है, आप सबको मालूम है कि इस बार मैंने एक साथ में 100 मेगा जॉब फेयर पूरे प्रदेश में लगाने का निर्णय किया है, 100। और आपको ये भी मालूम है कि हमने रीको के माध्यम से पहली बार कोई देश के अंदर प्रदेश होगा जो बड़े बड़े शहरों के अलावा अब उपखंड स्तर पर भी रीको के क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या होती जा रही है और इस बेरोजगारी की समस्या के ऊपर अगर कोई मॉडल स्टेट बनाने का काम किया है, युवाओं के ऊपर बजट देने का काम किया है और इस प्रकार के मेगा जॉब फेयर आने वाले 6 महीने में 100 मेगा जॉब फेयर की घोषणा आपने बजट के अंदर करी। उसके अंदर राजस्थान के समस्त युवा भाई बहनों की तरफ से आपको कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। आप एक चीज देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो वायदे किए, जैसे अशोक जी अभी कह रहे थे या मीना साहब कह रहे थे, वो पूरे किए और आपकी आंखों के सामने पूरे किए। सरकारें लोगों के पेट पे लात मार रही हैं, यहां ये सरकार लोगों के पेट को भर रही है, गरीब की आह को सुन रही है। गरीब की आह नहीं सुनोगे तो नुकसान में रहोगे। लेकिन आप लोगों को क्या हो जाता है, चुनाव का जब समय आता है तो इन चीजों को आप भूल जाते हैं। पिछले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री जी ने कितने कार्य किए थे, कितनी योजनाएं चलाई थी और क्रियान्वयन भी हुआ उनका, और इनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब यहां भरतपुर पधारे हैं, तो उनकी सोच और मंशा वो आपको स्पष्ट दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि खुद चलकर आए हैं जयपुर से यहां भरतपुर में, कि हमारे युवाओं को नौकरी मिले। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में इन्होंने जो भी घोषणाएं की सरकारी नौकरियों में 1,42,000 नियुक्तियां ये दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। 1,81,000 प्रक्रियाधीन है, पाइपलाइन में है। आज जिस तरीका से भरतपुर के अंदर एक बहुत बड़ा जो मेगा जॉब फेयर के तहत कार्यक्रम रखा गया है, इसमें भरतपुर जिले वासियों को काफी रोजगार स्थापित होंगे और नौजवानों को बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरीका से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और खासकर युवाओं को बढ़ाने के देने के लिए आप बहुत सारी योजनाएं लागू किए। यदि किसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए तो निश्चित तौर पर उसमें युवाओं का योगदान बहुत बड़ा होता है। बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि यहाँ सैकड़ों जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिल रहा है। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग है उसके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद आपके द्वारा आई है। आज जिस तरह संभाग स्तर का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, इसमें बच्चों को जिस तरह यहाँ रोजगार दिया जा रहा है
और छोटे से पद चपरासी से लेके उच्च पदों तक आज यहाँ रोजगार मिल रहा है। मैं सभी जिन बच्चों को यहाँ जिनकी नियुक्ति की गई है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जयपुर में देशभक्ति के गानों से खातीपुरा गूंज उठा। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में खातीपुरा सर्किल पर दर्जनों लोगों ने एकत्रित होकर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान डीजे पर देशभक्ति के गाने भी बजाए गए और वहीं समाज सेवी विष्णु प्रताप सिंह के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। खातीपुरा से लेकर विद्याधर नगर तक वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान समाज सेवी विष्णु प्रताप सिंह ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ऐसे में देश के लिए बड़ा दुख का दिन है। हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि वो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया है और हम हमारे शहीदों को की याद में हमने कार्यक्रम किए हैं। तो हम याद कर रहे हैं उनको क्योंकि उन लोगों ने आज अंग्रेज़ों से झुके नहीं। आज हमारा जो यूथ है, युवा है, वो परेशान है, वो रोज़ाना स्ट्रगल करता है। तो आज उनके जो शरीर में खून है, जो वो आज खून में जो गर्मी है, वो आज वो भगत सिंह के बदौलत ही है। हमारे इंडिया के प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं भगत सिंह जी। और आज हमने जो कार्यक्रम किया है भगत सिंह जी की याद में श्रद्धांजलि समारोह किया। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना रही कि भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव ने आज शहीद हुए। आज उनको याद करना चाहिए हम लोगों को। तो आज हम लोग कार्यक्रम करें, उनके श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करें। आज हम मैसेज देना चाह रहे हैं युवाओं को कि इससे मैसेज मार्केट समाज में ये मैसेज मिले कि आज भी भगत सिंह जी लोगों में, युवाओं में जिंदा है। आज शहीद भगत सिंह दिवस पे हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित कराया है, जिसके अंदर सभी युवाओं का जोश हमें मिला है, साथ मिला है। और इसके अंदर हम पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ से अभी हम वाहन रैली का मतलब आरंभ कर रहे हैं, जो खातीपुरा तिराहे से विद्याधर नगर तक होते जाएगी। बीच में मुरलीपुरा, जोटवाड़ा से होते हुए सीधा विद्याधर नगर पहुँचेगी, जो विशाल जनसभा में परिवर्तित हो जाएगी। बलिदानी क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कोटा में रक्त श्रद्धांजलि दी गई। शहर के छावनी पुलिया के नीचे वीर खालसा ग्रुप की तरफ से एक कैंप लगाया गया और इस शिविर में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दर्जनों की तादाद में युवाओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता ने किया। रक्तदान शुरू होने से पहले उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए शहादत को नमन किया गया। श्रद्धांजलि देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से शहीदों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, ये खून उनकी याद में इस देश को और मजबूत करेगा। मैं समझता हूं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत ये देश और देश का युवा कभी भूल नहीं सकता। सूरत में राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाने के विरोध में जयपुर में पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी के न्यायालय से बाहर आने तक बैठक आयोजित की। बैठक में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, गोविंद राम मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरेवास, विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रफीक खान, अमीन कागजी, कृष्णा पूनिया, प्रशांत बैरवा, अनिल शर्मा, अमित चाचाण, प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, प्रशांत सहदेव शर्मा, पुखराज पाराशर, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ये फैसला ठहरने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी बरी होंगे। राहुल गांधी जी ने किसी तरह की ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिससे उनको सज़ा होनी चाहिए। अभी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें वकील लगे हुए हैं, लेकिन हम गांधी हैं, हम सावरकर नहीं हैं, हम माफ़ी मांगने वाले लोगों में नहीं हैं। हम देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों में हैं। इंदिरा गांधी जी हो चाहे राजीव गांधी जी हो, देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए। इसलिए इनको गलतफहमी है। राहुल गांधी जी ने बहुत साफ और स्पष्ट कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और जो केंद्र में मोदी जी हैं, उनकी भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। अडानी के ऊपर जिस प्रकार से सवाल उठाए गए हैं और जो पूरा देश देख रहा है, लोगों को पैसे डूब गए, एसबीआई बैंक करप्ट होने की ओर चला गया, एलआईसी को जो है वो घाटे में ला दिया। तो ऐसे में उनके ऊपर जेपीसी की मांग नहीं करना
और राहुल गांधी जी का बयान लोकसभा में नहीं हो, ये इस तरीके का षड्यंत्र सब सोची समझी साजिशों के तहत हो रहा है। कल भी राहुल जी के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी थी, आज भी पूरी कांग्रेस राहुल जी के साथ खड़ी है और कल भी पूरी कांग्रेस राहुल जी के साथ खड़ी रहेगी। राहुल जी ने कोई बात गलत नहीं कही। राहुल जी के खिलाफ कोर्ट का कोई फैसला आया, हम अपील करेंगे। हमें देश के कानून पर विश्वास है कि अंत में जीत सत्य की होगी, हमारी होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार मूल अधिकार के रूप में देश के संविधान में दिया हुआ है। हम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज़ बनकर और काम कर रहे हैं। देश में तकलीफ यहाँ चालू हो गई कि लोकसभा में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार लोकसभा नहीं चलने दे रही है। राहुल गांधी जी ने कह दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लो, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो अडानी घोटाले की सच्चाई सामने आ जाएगी। अडानी घोटाला सामने आएगी तो बीजेपी की चिमनी चिप जाएगी। तो चिमनी से चिपने के लिए, चिपने से बचने के लिए बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है, कुछ भी कर ले, इस देश में जनता सब कुछ बर्दाश्त करती है लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती। आपने कांग्रेस की सत्ता हटाई, 2G, कोलगेट, झूठा आरोप लगा, लगूर चेप दियो माखू मीटर, अब आंखों चिपे लो। चित्तौड़गढ़ में राजसमंद एसीबी टीम ने कार्रवाई की और महिला थाने की कांस्टेबल धन्नू को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महिला कांस्टेबल ने दहेज प्रताड़ना की एफआईआर से नाम हटाने के एवज में परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन सौदा 8,000 रुपए में तय हुआ। इसके बाद कांस्टेबल धन्नू ने 2,000 रुपए सुबह ले लिए थे और शाम को 6,000 रुपए लेते हुए एसीबी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की पूरी कार्रवाई को लेकर डिप्टी एसपी अनूप सिंह से बातचीत की है सहयोगी पीके अग्रवाल। शाम होते होते चित्तौड़गढ़ में फिर एसीबी ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। महिला थाने में राजसमंद एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत लेते महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हैं राजसमंद एसीबी के डिप्टी एसपी अनूप सिंह, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर एक महिला कांस्टेबल को ट्रैप किया है, किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? हमारे पास में परिवादी है अरबाज खान, निम्बा एड़ा का रहने वाला है। उसने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी पत्नी द्वारा एक प्रकरण महिला थाना चित्तौड़गढ़ में दर्ज करवाया गया है और उसमें उसको और उसके परिजनों को आरोपी बनाया गया। तो उसमें मदद करने की एवज में महिला थाने की महिला कांस्टेबल धन्नू के द्वारा रिश्वत राशि की डिमांड की जा रही है और उसका हमने सत्यापन करवाया। आज सत्यापन के दौरान परिवादी से 2,000 रुपये लिए गए और शाम को बाकी के 6,000 जब परिवादी ने का महिला कांस्टेबल धन्नू को दिए, उसके बाद में हमने रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया है। एफआईआर में किस प्रकार का प्रकरण था जिसकी एवज में पैसे मांगे गए थे? परिवादी की पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का प्रकरण या महिला थाने में दर्ज था और उसमें परिवादी को और उसके परिजनों को आरोपी बनाया गया था। उसमें ही मदद करने की एवज में ये राशि की डिमांड की गई थी। अग्रिम कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है? जिस तरह से ट्रैप किया है उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरह से बढ़ रही है? इसमें अभी हमने महिला कांस्टेबल के द्वारा जो रिश्वत राशि ली गई थी उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गिरफ्तार उसको किया गया है और कल संबंधित कोर्ट में उदयपुर इनको पेश किया जाएगा और इसी तरह आगे कार्रवाई इसमें प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। महिला कांस्टेबल के आवास की तलाशी और कोई दूसरे संलिप्त होने की कोई जानकारी सामने आई है? अभी इसमें आगे कार्रवाई हम करेंगे क्योंकि ये किराए के मकान में रहती है और इस तरह की कोई अभी ज़्यादा इसमें जानकारी हम जुटा रहे हैं और उसमें और आगे कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है, 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, 2,000 रुपये पहले ले लिए गए थे और 6,000 रुपये की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच में जुड़ी है कि पूरे मामले में और किसी की संलिप्तता भूमिका है या नहीं। हालांकि महिला कांस्टेबल को निश्चित तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और कल विशेष न्यायालय एसीबी उदयपुर में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। उदयपुर में हिंदू नववर्ष के मौके पर विशाल रैली और धर्म सभा का आयोजन किया गया। गांधी ग्राउंड में आयोजित इस विशाल सभा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और मेवाड़ के संत उत्तमपाद स्वामी समेत कई बड़े साधु संत मौजूद रहे। संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला ही इस देश पर शासन करेगा। इसके अलावा कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी साफ किया कि वे राजनीति से परे सनातन संस्कृति को मजबूत करने के पक्षधर हैं। मैं आज महाराणा प्रताप की भूमि से
एक प्रार्थना करता हूं, और वो प्रार्थना भारत सरकार से है, एक कानून बनाए भारत सरकार, और कानून ये हो कि कोई भी सनातनी बच्चा अन्य सनातनी परिवार जो है सिर्फ उन्हीं में शादी करेगा और किसी में शादी नहीं करेगा, ये कानून बनना चाहिए। तो जितने भी राजस्थान के पागल बैठे हैं, जो खड़े हैं वहां सामने उस पे छत पे खड़े कछु होते मल्टी पे टंगे, हमें तो दिखा रहे तन 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 तन। अब बुढ़ापे की आंखें आए उतना तो दिखा नहीं रहा हुआ, लेकिन हमें खूब दिखा रहा हूं। चाहे जाति अनेक हों पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। नवरात्र का दूसरा दिन है। सुबह से ही मंदिरों में मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। जयपुर के राजा पार्क स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में हर कोई मां की भक्ति में लीन नजर आया। हर किसी की आंखें उम्मीदें लिए नजर आ रही थीं। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का आज ये दिन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मां वैष्णो देवी के मंदिर में। जयपुर के पंचवटी सर्कल स्थित इस मंदिर में आप देख सकते हैं भक्तों की जो कतारें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मतलब इस वक्त शाम की जो आरती है वो यहाँ पर करी जा रही है और देख सकते हैं कि हर किसी के चेहरे पर जो उत्साह है, जो खुशी है, जो भक्ति नजर आ रही है वो अपने आप में साफ तौर पर बयां करती है कि नवरात्रि किस रूप से कितने महत्वपूर्ण जो है वो नजर आते हैं। और उसके अलावा आपको बता दें कि ब्रह्मचारिणी दुष्टों का सम्मान करती है। मतलब कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी जो दुष्ट प्रवृत्तियाँ होती हैं वो इंसान के अंदर से जाती हैं। संयम, सदाचार, त्याग और तप के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाने के लिए तप किया था और तभी से इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, तपस्विचारिणी कहा गया। और आज उनका दिन सुबह से ही पूजा अर्चना का जो दौर था वो लगातार जारी था और अभी शाम की जो संध्या आरती जो है वो यहाँ माँ वैष्णो देवी मंदिर में की जा रही है। हर किसी के चेहरे पर हर कोई जो यहाँ पर मौजूद है वो अपनी मनोकामनाएं लेकर माँ के सामने आया है और विश्वास रखते हैं कि जो भी उनके मन में है माँ उन सभी बातों को सुनेगी और उनके अंदर से जो बुराइयाँ हैं उनको ख़त्म करेंगी, जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें बढ़ाएंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ, इन्हीं सब मांगों के साथ में सारे के सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज का जो दिन है वो ब्रह्मचारिणी जी का है और उसी को लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने मांग रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ भी मांगो भगवान से मिलता है और उसी का फलस्वरूप ही सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ दिन जो थे पहले के वो थोड़े से कष्ट में गए थे। जो कोरोना काल था वो उस समय इतनी अच्छे से जो सारे त्यौहार है वो नहीं मना पा रहे थे, लेकिन नहीं, अब वापस से वही दौर आ गया है। हर कोई जो त्यौहार है वो बहुत ही खुशी के साथ में मनाया जा रहा है। तो वही खुशी, वही उत्साह, वही उमंग सभी के चेहरों पर नजर आ रही है और ये जो उत्साह है, ये जो खुशी है, ये आगे के दिनों में भी नजर आने वाला है। जो आगे के बाकी के 7 दिन है वो भी हम यहाँ पर आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि माँ का नया जो रोज नए स्वरूप की यहाँ पर पूजा और अर्चना होगी, नया अलौकिक श्रृंगार उनका किया जाएगा। तो आज का दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पूरी तरीके से समर्पित। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं तृप्ति गौतम, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर। वन विभाग के निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायकों की क्षमता वर्धन और विभाग के कार्यों में नवाचार की तकनीक के अनुरूप कर्तव्य में बेहतर निर्वहन करने के लिए राजस्थान वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान निदेशक शैलजा देवल ने प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत की और बताया कि वर्तमान तकनीकी के युग में सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली को बेहतर और त्वरित बनाने के लिए समय समय पर इस प्रकार की प्रशिक्षण कार्यशालाओं की आवश्यकता है। कार्यशाला में ऑफिस प्रोसीजर के बारे में राजस्थान प्रशासनिक संस्थान रीपा के प्रोफेसर डॉक्टर अमृता कौर ने विस्तार से अवगत कराया। एक प्रशासक कैसे सरकारी कार्यालय में भी अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन करता है, इसके बारे में M.K. अग्रवाल ने जानकारी दी। वहीं प्रोफेसर नवीन अजमेरा ने ACR, IPR और SSOID के संधारण और संचालन के बारे में भी बताया। जयपुर में संस्कार भारती प्रांत डूंढाड सांस्कृतिक क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया गया। संयोजक प्रदीप सिंह राजावत ने नव संवत्सर के अवसर पर गलता ठिकाना पीठ पर समारोह का आयोजन किया। समारोह में नरेंद्र सिंह को सवाई माधोपुर जिले का सांस्कृतिक प्रभारी नियुक्त किया गया। डूंढाड
प्रांत में जयपुर, टोंक, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर जिले आते हैं, जिनका अपना अलग सांस्कृतिक महत्व है। इस अवसर पर संस्कार भारती के केंद्रीय कार्यकारी सदस्य डॉक्टर रविंद्र भारती, जयपुर प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चूरू के देपालसर रोड पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और जोधपुर के उत्कर्ष कोचिंग के सीईओ निर्मल गहलोत ने अपनी पाठशाला के भवन का शिलान्यास किया। भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु आदि के शहादत दिवस पर आपड़ी पाठशाला के भवन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य की ये पहली पाठशाला है जिसकी नींव कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ ने कुछ साल पहले रखी थी, जो आज वट वृक्ष का रूप ले लिया है। वहीं डॉक्टर मुकेश पंचौली ऑफिशियल ऐप के स्टाफ को हर महीने की सैलरी से कटौती कर 11,000 रुपए आपड़ी पाठशाला के बच्चों को देने की उन्होंने घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि भी मौजूद रहे। बीजेपी ने सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। चंद्र प्रकाश जोशी के राजनीतिक गुरु पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने चंद्र प्रकाश जोशी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की है और आतिशबाजी कर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को बधाई दी है। श्रीचंद कृपलानी से बातचीत की है पीके अग्रवाल ने। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित तौर पर आज राजस्थान में जिस प्रकार से सांसद जोशी की नियुक्ति हुई है, हमारे साथ है सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के राजनीतिक गुरु और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी। जानने की कोशिश करेंगे, शिष्य को इस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनते देखा, कैसा लगा? निश्चित रूप से बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि जिस तरह सीपी जोशी जी पंचायत समिति के मेंबर से लेकर, वो प्रधान से लेकर, जिला परिषद मेंबर से लेकर सांसद तक, जिलाध्यक्ष बीजेपी सांसद तक पहुँचे, काम करने की उनकी भावना, संगठन को मजबूत करने की भावना शुरू से उनकी रही है। तो आज मुझे और मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे चित्तौड़गढ़ जिले को बहुत खुशी। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, निश्चित तौर पर कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुभव काम आया? बिल्कुल अनुभव काम आया, और मैं समझता हूँ कि ग्राउंड लेवल पर जो सीपी जोशी जी ने हमेशा काम किया है, और मैं ये भी मानता हूँ कि सीपी जोशी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये सबको साथ लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से, क्योंकि अगले इसी वर्ष राजस्थान में चुनाव भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। लेकिन कांग्रेस का एक गंभीर आरोप ये है कि चेहरे बदल देने से सत्ता हाथ नहीं आने वाली है। देखो, चेहरे बदलने वाली बात अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाली पार्टी है। चेहरा भारतीय जनता पार्टी है, चेहरा मोदी जी, और चेहरे के नीचे हम सब लोग हैं, चाहे सीपी जोशी जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो। सतीश जी पूनिया भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी की अपनी अपनी भूमिका केंद्र तय करता है, और सीपी जोशी जी की जो भूमिका पार्टी ने तय की है, मैं मानता हूँ निश्चित रूप से इसका फायदा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में 23 और 24 के चुनाव में, 23-24 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करेगी। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, क्या सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की नियुक्ति के बाद गुटबाजी की जो चर्चाएं चलती थी कि भाजपा में गुटबाजी है, एक धड़ा इनका है, एक धड़ा उनका है, बिल्कुल निर्गुट माना जाता था सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को, क्या लगता है अब वो गुट सारे दूर होंगे? देखिए, मेरा मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी गुटबाजी नहीं, ये तो मीडिया के द्वारा बनेगी गुटबाजी। हम सब एक हैं, एक मिल के ही काम करेंगे और सीपी जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। तो ये थे श्रीचंद कृपलानी, निश्चित तौर पर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के राजनीतिक गुरु भी हैं, और जिस तरह से साफ शब्दों में कहा है कि कहीं भी बीजेपी में गुटबाजी नहीं, और जिस प्रकार से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष में नियुक्ति हुई है, निश्चित तौर पर ये नियुक्ति है वो कारगर सिद्ध होगी। और जिस तरह से इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पर राजस्थान में भाजपा जबरदस्त सफलता हासिल करेगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़। कोटा में वैद्य दाऊ दयाल जोशी आयुर्वेद चिकित्सालय में 4 दिवसीय आरोग्य मेले का शुभारंभ हुआ। पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल के साथ जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में 4 दिनों तक यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे, जिसमें निःशुल्क परामर्श और उपचार प्रदान किया जाएगा। मेले में विभिन्न दवा कंपनियों की तरफ से स्टॉल्स भी लगाई गई हैं।
सभी के विशेषज्ञ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सभी जो भी पेशेंट आएंगे न केवल देखकर उपचार करेंगे, निःशुल्क दवाएं भी देंगे, बल्कि रोगों से कैसे बचें उसकी सलाह भी देंगे, क्या डाइट रखनी चाहिए उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ योगा करने के लिए उनको जानकारी देंगे ताकि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन आदमी जी सके। सब तरह की जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने सबने स्टॉल लगाए हैं, तो निश्चित तौर पे जब आदमी यहाँ पे आएगा और कई असाधारण रोग भी चिकित्सा के आयुर्वेद चिकित्सा से ठीक होते हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कोटा की जनता उठाएगी। और फिलहाल के लिए फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।